तो जीएसटी रिफॉर्म की मेगा कवरेज में शुरुआत करते हैं। आइए, भरेगी पॉकेट इकोनॉमी रॉकेट। तो जीएसटी की दरें घटने से देश की इकोनॉमी को मानो टॉनिक मिल गया है। सरकार ने सिर्फ 5 और 18% की जीएसटी दर रखकर मानो डबल धमाका करने की कोशिश की है। एक तो इससे घरेलू खपत में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी, ऐसा सरकार भी अपेक्षा कर रही है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही अपेक्षा की। तो वहीं इससे आम आदमी की जेब को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। त्योहारों से पहले सरकार का यह तोहफा कारोबारियों के लिए भी रामबाण साबित हो सकता है। लेकिन क्या वाकई में जिस उद्देश्य के साथ जीएसटी काउंसिल और सरकार आगे बढ़े हैं और सर्वसम्मति से इस बड़े जीएसटी रिफॉर्म पर आम सहमति से फैसला हुआ है, क्या उसके फायदे आम आदमी और इकोनॉमी दोनों को मिलेंगे? आज आर्थिक नजरिए से स्पेशल चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं एक्सपर्ट्स के साथ। देश की तरक्की की बयार को जीएसटी रिफॉर्म अब और रफ्तार देगा। जीएसटी की 4 के बदले सिर्फ 2 दरें यानी 5 और 18% का स्लैब न केवल देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम करेगा, बल्कि घरेलू खपत के बढ़ने और कारोबारियों की तरक्की का जरिया भी बनेगा। तो क्या माने, जीएसटी रिफॉर्म को बैसाखी बनाकर सरकार अपने फ्लैगशिप मिशन यानी विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की राह पर निकल चुकी है। बिल्कुल सही सुना आपने। जीएसटी रिफॉर्म देश की तरक्की की रफ्तार को न केवल नई दिशा देने का काम करेगा, बल्कि आने वाले दिनों में जीएसटी रिफॉर्म की सरकार की ये पहल आम आदमी की जेब को भी बड़ी राहत देने वाला है। लेकिन असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। बात करें देश के आर्थिक विकास की, तो एक तरफ जहां दुनिया भर के देश जियोपॉलिटिकल चुनौतियों से जूझ रहे हैं, वहीं भारत इन चुनौतियों के बीच अपने जीडीपी की लय को बनाए रखने में कामयाब होता दिख रहा है। यही वजह है कि न केवल ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों ने भारत की आर्थिक क्षमता पर भरोसा जताया है, बल्कि खुद देश की जीडीपी ये साबित करने में सफल रही है कि न तो हमारी तरक्की को ट्रम्प टैरिफ रोक सकता है और न ही ग्लोबल चुनौतियां। पहली तिमाही में आए भारत के जीडीपी के आंकड़े भी शानदार रहे हैं। 6.5% के अनुमान से बढ़कर ये 7.8% रहा है। इसके अलावा आईएमएफ ने भी अपनी रिपोर्ट में भारत की ग्रोथ को करीब 6.5% तक बताया है। वहीं ग्लोबल रेटिंग एजेंसी एसएनपी ने भारत की रेटिंग को -BBB से बढ़ाकर BBB कर दिया है। ये आंकड़े अपने आप में भारत की ग्रोथ की कहानी बयां कर रहे हैं। तो क्या माने, आने वाले दिनों में भारत की ग्रोथ की जो तस्वीर सामने उभर कर आएगी, उसमें जीएसटी रिफॉर्म का अहम योगदान होगा। ये भले ही आपको सवाल लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इंडियन इकोनॉमी के बढ़ते कदम का ये एक सटीक जवाब है, जिसे सरकार ने न केवल जीएसटी रिफॉर्म के जरिए सही समय पर लोगों के बीच डिलीवर किया है, बल्कि ट्रम्प टैरिफ से उबरने में देश के उद्योग धंधों को एक संजीवनी बूटी भी प्रदान की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए मेहमानों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत कर रहा हूं सुभाष चंद्र गर्ग सर का, पूर्व वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के अब जाने माने जानकार। बहुत बहुत स्वागत है गर्ग सर आपका। गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं सौरभ अग्रवाल जी, जाने माने टैक्स पार्टनर, जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और टैक्स पार्टनर हैं ईवाई इंडिया के। अग्रवाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं सुनील अलग सर, चेयरमैन एसके एडवाइजर्स एंड फॉर्मर एमडी एंड सीईओ ब्रिटानिया इंडस्ट्री। बहुत बहुत स्वागत है अलग सर आपका भी। गुड इवनिंग हमारे शो पे। गर्ग सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। काफ़ी अपेक्षाएं सरकार भी रख रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज कहा है। एक तरफ सपोर्ट दे रहे हैं और दूसरी तरफ आम आदमी को सपोर्ट देकर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये पुश की कोशिश। आप किस तरह से देख रहे हैं सर? अब तो सारी दरें सबके सामने हैं, क्या इम्पैक्ट आएगा सर इसका आर्थिक रूप से? देखिए, ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से और लोगों को सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरह से देखना जरूरी है। ग्रोथ जो है वो रिफॉर्म्स के जरिए आती है और
कंजम्पशन बूस्ट अगर मिलता है इकोनॉमी को, उसके जरिए आती है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू जो जीएसटी रेट स्ट्रक्चर जो इफेक्टिवली 5 रेट्स हमारे यहाँ थी, 5%, 12%, 18%, 28% और जीएसटी सेस को मिला के 43 से 44% वाली दूसरी 5वीं रेट, उन 5 रेट से घटा के अब हम सरकार ने इसको 3 रेट्स पे ले आए हैं। आपके पास 5 है, 18 है और 40%। और हिंदुस्तान की जो स्थिति है उसको देखते हुए ये तीनों रेट्स जो इकोनॉमी के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनको बड़ी अच्छी तरह से एड्रेस करता है। 5% एसेंशियल कंजम्पशन, मेरिट, मास कंजम्पशन, उन चीज़ों को एड्रेस करता है विच इज़ देयर। 18% स्टैंडर्ड रेट है, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी फंक्शंस एट 18%, विच इज़ फाइन। 40% जो रेट है वो आपकी अल्ट्रा लग्जरी सिन गुड्स के लिए, और चूंकि ये रहेंगे हमेशा हिंदुस्तान में तो 40% की रेट उसके लिए आ गई। तो जो रेट स्ट्रक्चर का जो रेशनलाइजेशन किया है उससे तो निश्चित रूप से और साथ साथ इसके साथ जो पहले जो डिस्टोर्शंस बन गए थे ज़्यादा रेट्स के कारण से, क्लासिफिकेशन के बहुत डिस्प्यूट थे, पॉपकॉर्न, कई चीज़ों के उदाहरण बड़े कॉमन चलते आते रहते हैं, या इन्वर्टेड स्ट्रक्चर बन गया था, इनपुट्स हायर टैक्स पे हैं, आउटपुट फाइनल प्रोडक्ट जो है लोअर टैक्स पे है। तो ये रिफॉर्म तो मेरे ख्याल से बहुत सकारात्मक है और ये इकोनॉमी को, बिजनेसेस को बढ़ावा देगा। दूसरा, इसी तरह से जो कंजम्पशन है उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो बदलाव हुए हैं वो रेट रिडक्शन हुई हैं, कोई रेट बढ़ी नहीं है, एक दो चीज़ों को छोड़ के। और एक सरकार का संभवतः ये सोचना है कि अगर टैक्स घटा दो तो टैक्स की घटाने की कॉस्ट पे इकोनॉमी को आप बूस्ट दे सकते हैं कंजम्पशन बढ़ा के। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं आप तो जो 5% रेट में चले गए हैं जो आइटम्स ज़्यादातर, वो हमारे एसेंशियल बेसिक कंजम्पशन की चीज़ें हैं, उनका मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा प्राइस इलेस्टिसिटी है उसमें, और उनके रेट कम हो जाने से कंजम्पशन पे बहुत फर्क आता है। थोड़ा बहुत फर्क आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। ज़्यादा फर्क आता है जो ये 18% की रेट में आप 28% से कई सारी चीज़ें लाए हैं, जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, एस्पिरेशनल कंजम्पशन है, चाहे ऑटोमोबाइल्स हों, चाहे एयर कंडीशनर्स हों, टेलीविजन्स हों, जो तो उसमें निश्चित रूप से फर्क आएगा। ओके सर, कितना फर्क आएगा इसका असेसमेंट? ये सर, इसका असेसमेंट अभी करना होगा कि कितना आएगा, बट आपने बड़े अच्छे से इसको विश्लेषित कर दिया कि एग्जैक्टली अभी इन रिफॉर्म्स का क्या मतलब है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अतुल जोशी सर, फाउंडर एंड CEO ऑयस्टर कैपिटल। जोशी सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अग्रवाल सर आपके पास आ रहा हूँ और मेरा सीधा सवाल यही है, क्योंकि ये पूरी कवायद एक्सरसाइज कहा ये जा रहा है कि भाई US टैरिफ के बाद, हालांकि कल वित्त मंत्री ने इस बात को नकारा, वो तो कह रही थी कि भाई 7-8 महीने से प्रधानमंत्री मेरे पीछे पड़े थे कि कुछ लेकर के आइए, और अब हमने किया, और इसका टैरिफ टर्मोइल से कोई संबंध नहीं है, ये उन्होंने साफ साफ कैटेगोरिकली कहा, बट इसे जोड़कर तो देखा ही जा रहा है। तो क्या GST रिफॉर्म टैरिफ्स के इम्पैक्ट को वाकई में ऑफसेट कर पाएंगे सर, आपको लगता है? दीपक जी, आपके चैनल के माध्यम से अगर आप याद करें, मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि ये रेट रैशनलाइजेशन का जो कार्यक्रम है ये बहुत दिनों से चल रहा था। 2 मेल की रिपोर्ट थी, एक थी कि धीरे धीरे 12% को कम करेंगे, 12 से कुछ प्रोडक्ट्स को 5 में लाएंगे, कुछ प्रोडक्ट्स को 18 में लेके जाएंगे, और ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 इयर्स धीरे धीरे करके वो अपने आप 2 रेट स्ट्रक्चर में मूव कर जाएगा। ये सोच थी एक रिपोर्ट की, जो हमें जो संज्ञान है। दूसरी रिपोर्ट ये थी कि सीधे सीधे रेट्स को हम कम कर दें। ऑफ कोर्स ग्लोबल टेंशंस थी, ग्लोबल टैरिफ्स थी, उसका इंपैक्ट जीडीपी पे पड़ सकता था, जो कि बहुत सारी रिपोर्ट्स में कहा गया 0.3% to 0.5% से जीडीपी ग्रोथ इंपैक्ट करेगी। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए और इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कहा आज एक सही मौका है, और ये नहीं है कि केवल यही रीजन था,
22 लाख करोड़ रुपए का राजस्व आया था लास्ट ईयर, अगर आप देखेंगे जीएसटी कलेक्शन के माध्यम से। जब तो गवर्नमेंट कह रही थी अब राजस्व भी सही है, तो क्यों ना एक बड़ा पॉलिसी चेंज लेके आया जाए, और उन्होंने वो पॉलिसी चेंज सही समय पे लाया। मे बी ये शायद थोड़ा लेट आता, थोड़ा जल्दी आ गया टैरिफ्स की वजह से। अब इसके इंपैक्ट पे अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जीडीपी पे मेरे को लगता है, और बहुत सारी रिपोर्ट्स ने कहा है कि 0.5% से जीडीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा। लेकिन कंजम्पशन केवल इकलौता रीजन नहीं है, ये देखा गया है, मैंने देखा, गर्ग साहब भी कह रहे थे, ये एक चीज पाई गई है कि जब जब टैक्स रेट की दरों में कमी होती है तो टैक्स इवेजन कम होता है, टैक्सेबल बेस बढ़ता है। जब जीएसटी आया, अगर आपको याद हो, रजिस्ट्रेशन होते, 60 लाख रजिस्ट्रेशन होते थे, आज करीब करीब 1.5 करोड़ से ऊपर रजिस्ट्रेशन है जीएसटी में। और मेरे को लगता है कि अब आने वाले टाइम में टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में आदमी और जो छोटा व्यापारी है वो टैक्सेबल बेस को बढ़ाने में मदद करेगा। एंड इसकी वजह से जब जैसे जैसे ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी में लोग बढ़ेंगे आगे, वैसे वैसे आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। ओवरऑल अगर आप याद करें, आपके चैनल के मद्देनजर मैंने कहा था शायद 1.5 लाख करोड़ का इंपैक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंट ने कल कहा 96,000 करोड़ का इंपैक्ट है, नेट इंपैक्ट 48-45,000 करोड़ का पड़ रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 48,000 करोड़ रुपए कुछ नहीं होते हैं जब इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी की आज हम बात करते हैं। 9-10% से तो जीएसटी ग्रोथ वैसे ही हो रही थी हर बार। नहीं नहीं, क्योंकि गर्ग सर ने इस पर जरा प्रतिक्रिया दी है बड़ी दिलचस्प। जब 48,000 करोड़ आपने कहा कुछ नहीं होते हैं, और कल सरकार भी बार बार कहती रही कि इसको रेवेन्यू लॉस मत कहिए, बार बार एक तरह से अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे सचिव महोदय कि इसको रेवेन्यू लॉस कहा जा रहा है। गर्ग सर, आपकी इस पर प्रतिक्रिया, क्या 48,000 करोड़ कुछ नहीं है? देखिए, 48,000 करोड़ का आंकड़ा ही गलत है। ओके। एक्चुअल इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ, सरकार ने कैलकुलेट किया 23-24 के कंजम्पशन के आधार पे 93,000 करोड़ का नुकसान होगा। ठीक। ठीक है, 93-94, आज 2 साल बाद की बात कर रहे हैं, अगर उसको बढ़ाएं तो 93,000, 1,10,000, 1,15,000 करोड़ हो जाता है। दूसरा, 31 मार्च से 2026 से आपका जो सेस है, जिससे तकरीबन 1,30,000, 1,40,000 करोड़ आपका साल में आता है, वो खत्म हो रहा है। अब उस सेस में से आप 40-45,000 करोड़ 40% में लेने के कारण से जीएसटी की इंक्रीज बना रहे हैं। तो इफेक्टिवली जो सेस जो है वो तकरीबन 80-90,000 करोड़ कम हो जाता है। तो अगर आप दोनों चीजों को ऐड करते हैं तो ये जो टोटल गिव अवे है वो तकरीबन 2 लाख करोड़ का आता है। इसको 48,000 करोड़ में कह के आई थिंक हमें ठीक है सर, मैं क्यों अग्रवाल सर इस पे कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मुझे अलग सर के पास भी जाना है अभी, और हमारे साथ जोशी सर भी जुड़ चुके हैं। क्विकली अग्रवाल सर। देखिए, अगर दीपक जी आप बात करें तो इनिशियल मेरे एस्टिमेट 1.5 लाख करोड़ के थे, बट जैसा एफएम ने कहा हम तो वही मानेंगे जो आज कागज पे है। आज कागज पे अगर एफएम कह रही है कि 48,000 करोड़ का ही ओवरऑल यू कैन से इंपैक्ट आ रहा है, नुकसान नहीं कहूंगा मैं, जैसा एफएम ने कहा। मेरे को लगता है आज भी अगर मैं इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी की बात करता हूं और टैक्सेबल बेस को देखता हूं और साथ साथ टैक्स बॉयंसी को देखता हूं, टैक्स बॉयंसी भी बढ़ रही है हमारी काफी, एंड उस चीज को अगर मैं मद्देनजर देखते हुए अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरे को लगता है ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, एक काम करेंगे हम, आप दोनों के आंकड़े ही लेंगे, 1.5 से 2 लाख के आपके दोनों के आंकड़े हैं। क्या ये फिस्कली सस्टेनेबल है? क्योंकि 48,000 करोड़ को तो फिस्कली सस्टेनेबल कहा कल सरकार ने, लेकिन थोड़ा सा अपर साइड पर जाकर देखेंगे कि अगर वहां पर, क्योंकि वर्स्ट के सिनारियो भी मान के चलते हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अलग सर आपके पास आऊंगा, आप सर ओवरऑल इकोनॉमी पर इन रिफॉर्म्स का इंपैक्ट क्या देख रहे हैं? अब देखिए, जो हम तो शुरुआत कह रहे थे कि कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाओ, और डोमेस्टिक कंजम्पशन में कंसंट्रेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली अमेरिकन का टैरिफ भी कम होगा। लेकिन कल शाम को मैंने इकोनॉमिक एडवाइजर, जो नेशनल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, तो उनके पास एक टॉक थी कि भाई अगले साल अगर 50% रहेगा तो टैरिफ टैक्स को इम्पैक्ट ऑन द जीडीपी ग्रोथ विल बी 0.5%। पूरे 26-27 में तो इस महीने, इस साल में तो 6 महीने में फर्क पड़ेगा, लेकिन अगले साल में पूरा साल इंपैक्ट होगा 0.5% का। अब चाहे इतना 40 करोड़ जो भी एवरेज पर्सन को, देखो जीएसटी जो चेंज हुआ है हमारे तरफ से तो कंजम्पशन बढ़ेगा।
अब कितना बढ़ेगा वो आगे जाके देखेंगे हम। वो रूरल डिमांड बढ़ेगी, रूरल ऑब्जेक्टिव बढ़ेगा, हाथ में पैसा आएगा तो लोग खर्च करेंगे। जितना गरीब है उतना खर्च होगा, और अमीर जो है वो शायद सेव करेगा। लेकिन अमीर कितने परसेंट बनते हैं? 1.4 करोड़, 140 करोड़ जो हैं। तो ऑटोमेटिकली इससे देखो, जीएसटी एक ही स्टेप है। बजट भी 1 फरवरी को आने वाली है। नवंबर में हम टैरिफ कम करने की कोशिश करेंगे, फिर अमेरिका के साथ जाएंगे। लेकिन ऑयल तो हम लेंगे ऑटोमेटिकली, चाहे 38,000 करोड़, चाहे 20,000 करोड़, चाहे 40,000 करोड़। एवरेज पर्सन ऑन द रोड डजंट अंडरस्टैंड दिस। उनके पास तो कुछ है ही नहीं, जहां पैसे आएंगे तो वो खर्च करेंगे। सो ऑटोमेटिकली जो इंडिया में जो मोदी जी कह रहे हैं कि भैया मेक इन इंडिया, वो मेक इन इंडिया वो सिर्फ वो कह रहे हैं कि चाहे पैसा आए, चाइना से आए, अमेरिका से आए, यूरोप से आए, जहां पे भी एमर्जी आए, लेकिन यू मस्ट प्रोड्यूस इन इंडिया। Therefore, the consumption story for domestic people is much more than anyone else. So whether you have 40,000 crores, जो भी मर्जी आप, the average person on the road doesn't understand these figures at all. All right, sir. All The right, average person on the road does not understand these figures. Absolutely. तो GST जो है Yes, sir. एक ही स्टेप है। ठीक है सर, मैं समझ गया, मैं समझ गया आपकी बात। और आपने कहा बिल्कुल आप सड़क पर चलने वाला अब आम देखो, आदमी, जो फिक्र तो सिर्फ इतनी बात की है कि जो आएंगे, जितना कम किया है, इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स मस्ट गेट टुगेदर एंड मस्ट सपोर्ट द गवर्नमेंट। अब इंडस्ट्री का थोड़ा प्रॉफिट कम होगा, कोई बात नहीं। कंज्यूमर का ज्यादा खर्च करना है, वो भी कोई बात नहीं। बट सरकार सर एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रावधानों को लेकर के नहीं आई है। नहीं, एंटी प्रॉफिटियरिंग नहीं है। हाँ। एंटी प्रॉफिटियरिंग नहीं है कि भैया, वो उस टाइम तो जीएसटी जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो वो एंटी प्रॉफिटियरिंग टैक्स था। अब थोड़ा कम वॉल्यूम का अगर बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके प्रॉफिट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? एब्सोल्युटली। यानी कि जो कल गवर्नमेंट ने भी कहा कि एक्चुअली बिजनेसेस को भी, उद्योगों को भी जरूरत है इस चीज की, इसलिए वो पास ऑन करेंगे कंज्यूमर तक, ये बात की जा रही है। जोशी सर, अब एक जो अभी अलग सर ने कहा कि एक आम आदमी को ये सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं। एट द एंड ऑफ द डे उसके पास कितना पैसा आएगा वो तय करेगा कि सर्कुलेशन में वापस पैसा कितना आएगा इकोनॉमी के। आप हमें बताइए सर, पैसा आ रहा है और क्या उस वर्ग पर आ रहा है जो कि उस क्षमता का है कि वो वापस इकोनॉमी का चक्का घुमा पाए? देखिए, 3 तरीके से देखना चाहिए। सबसे पहली बात, जो फूड प्रोडक्ट्स पे जीएसटी कम किया है, तो वो जो डिमांड है वो कहा जाता है कि बाय एंड लार्ज स्टेगनेंट जैसा डिमांड है। क्योंकि मान लीजिए कि बिस्किट की प्राइस है आज 5 रुपया है, कल 4.5 रुपया होगी, कोई ज्यादा खरीदने वाला नहीं। 2 बिस्किट कोई ज्यादा नहीं खाने वाला, जो जितना खा रहा है उतना ही खाएगा। तो उसकी जो ग्रोथ रेट है उसमें कोई सब्सटैंशियल चेंज आना नहीं मुमकिन। दूसरी बात, उसकी जो सेविंग्स होगी इंडिविजुअल लेवल पे, वो भी इतनी मिनिस्क्यूल होगी कि उसकी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगी। जो जहाँ पे इफेक्ट पड़ेगी वो हाई वैल्यू आइटम्स है, जैसे एयर कंडीशंस है, ट्रैक्टर्स हो गए, कार्स हो गई, 2 व्हीलर्स हो गए, वाइट गुड्स हो गए, फर्नीचर हो गया। तो काफी सारी आइटमों पे उन्होंने 12% to 5%, 18 to 12, काफी सारी चेंजेस किए हैं। तो वो जो बड़ी बड़ी आइटमें हैं वो सबके ऊपर इम्पैक्ट होगी, प्राइस कम होगी और इसकी इफेक्ट विजिबल होगी। ये जो खर्चा होगा उसकी जो बचत होगी वो इकोनॉमी में फिर से आएगी, फिर से कंजम्पशन बढ़ेगा। और किस चीज का बढ़ेगा, तो वो जो चीजें हैं उससे एक मान लीजिए कि एक कैस्केडिंग इफेक्ट आ सकती है। ये सबके ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि क्या कॉर्पोरेट्स एक्चुअली जेन्युइनली ये बेनिफिट पास करेंगी 6 महीने के बाद। इमीडिएटली तो कर लेंगी क्योंकि गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ेगी, लेकिन उसके बाद क्या वो कंटिन्यू करेंगे ये बेनिफिट पास ऑन करना, या बता देंगे कि भाई हमारी कॉस्ट इतनी सी बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया, प्राइस वापस मान लीजिए आज की तारीख में 100 रुपया घट के 95 हो गए, फिर से वापस 100 कर दिए। तो ये कॉर्पोरेट्स के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो कैसे इसको रिएक्ट करते हैं, इमीडिएटली नहीं, 6 महीने 8 महीने के बाद। तो वो कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी है। इसकी एक इफेक्ट जो मैक्रो लेवल पे आएगी वो होगी सीपीआई के ऊपर। मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन कम होगा और गवर्नमेंट ने जो बजट किया है इंटरेस्ट कॉस्ट, उसमें अगर बचत होती है तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के लिए सस्टेन करना
खास करके कैपेक्स को सस्टेन करना पॉसिबल है। नहीं तो जैसे कि कहा जा रहा था ये पे कि 1.5 लाख करोड़ की जो इम्पैक्ट है उसको एब्सॉर्ब करना कैपेक्स को रिड्यूस करने के बिना पॉसिबल नहीं है। आरबीआई खड़ा है, 40-50 हजार करोड़ का डिविडेंड ज्यादा दे देगा, लेकिन 1.5 लाख करोड़ थोड़ा मुश्किल है, तो वो कैपेक्स के ऊपर उसकी इम्पैक्ट पड़ेगी। तो ओवरऑल जो Yes, एक sir. तरफ से बचत है। अच्छा जोशी सर, क्विकली सर, अब मैं वो जो पिछली मरतबा हमने बात छोड़ दी थी वही मैं आ रहा हूँ। ये जो भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल कहें या जो भी आप इसे कहें, एडजस्टमेंट्स कहें, जो भी कहें, तो ये क्या अगर 1.5 लाख तक इसको लेकर के जाते हैं अनुमानों के मुताबिक, तो आपको लगता है सर कि ये सस्टेनेबल है फिस्कली? मुझे बोलना हाँ, जोशी सर आप ही को पूछ रहा हूँ। नहीं, नॉट सस्टेनेबल। इसमें कैपेक्स कम होगा। देखिए कैपेक्स जैसे कि लास्ट ईयर भी हमने देखा था, 11 लाख करोड़ का हमारा प्रावधान था कि 11.25 लाख करोड़ का प्रावधान था कैपेक्स का, हमने 10.5 लाख किए, और वो भी 10.5 लाख कब किए? 10.5 लाख में से 2.5 लाख हमने सिर्फ मार्च महीने में किए, तो तब तक हम पकड़ के रखे थे कैपेक्स को कि भाई फिस्कली एडजस्ट कर ले। तो ये साल भी जो बजट है 11,15,000 करोड़ का है, लेकिन मेरे ख्याल से एक अपने को स्लो डाउन दिखेगा कैपेक्स में, ये इतना पॉसिबल नहीं है। दूसरा एक आंकड़ा जो उभर के सामने आया है कि इंडिविजुअल टैक्सेशन का जो आंकड़ा आया है उसमें ग्रोथ तो एक बाजू रही, पिछले साल से जो टैक्स कलेक्शन थी उससे भी कम 10% कम आया है पहले 4 महीने में। तो इंडिविजुअल टैक्सेशन भी कम आ रही है, तो ओवरऑल जो फिस्कल मैथमेटिक्स है वो बैठ नहीं रहा है। कहीं से कोई इनकम आ जाए, आरबीआई इज वन सोर्स, कैप गेन्स कहीं से डिसइन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया या इंटरेस्ट की बचत हो गई। बट सर ये जो हिले हुए नंबर्स आए हैं जो आप कह रहे हैं कि जहां पर चिंता की बात है, क्या ये 1-2 क्वार्टर्स की बात है? क्योंकि गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि आप पीछे से देखिए 2017 में हमारा टैक्स बेस क्या था, 66 लाख करोड़ था, अब 2025 में वो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर चला गया। रेवेन्यू ग्रोथ जो थी वो CAGR ऑफ 18% के हिसाब से हो रही, 2024-25 22 लाख करोड़ का जो ग्रॉस GST कलेक्शन, ये वाले डेटा दे रहे हैं। एवरेज मंथली कलेक्शन जो है, जो कि 82,000 करोड़ रुपए होता था 2017-18 में, वो अब 2 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। तो ये पिक्चर जो आप बता रहे हैं सर, जो थोड़ा डरा रही हैं, ये शॉर्ट टर्म में देखें विंडो में या पीछे से देखें तो आगे कुछ अच्छी पिक्चर नजर आ रही है? नहीं, वर्सेस बजट देखना है। देखिए ग्रोथ तो है, हाँ, जो मल्टीपल बोल रहे हैं वो भी सच है, हाँ। लेकिन जो बजट है जिसके ऊपर ये साल की फिस्कल डेफिसिट की है, उसके सामने ये आंकड़े मैच नहीं कर रहे, तो जो भी प्रॉब्लम है ये साल का है। अच्छा। और फिस्कल को देखिए बहुत इजीली हम मेंटेन कर सकते हैं अगर हम कैपेक्स कम कर दे, 1-1.5 लाख करोड़ का कैपेक्स कम कर दे, मतलब ये मान के चलते हैं कि बजट की इनकम आएगी, सिर्फ जीएसटी का घाटा होगा, तो 1.5 लाख करोड़ से हमने अगर कैपेक्स कम दिया, फिस्कल मैथमेटिक्स बैठ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आरबीआई ने 50,000 दे दिया, 1 लाख रुपया हो गया, इंटरेस्ट कम हो गया, इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो गई, उसका जो फायदा हुआ वो भी हम कर सकते हैं। सो मोटा मोटी आई डोंट थिंक सीवियर इफेक्ट है, लेकिन ये हमको मंथ ऑन मंथ थोड़ा चौकन्ना रह के देखना पड़ेगा, तो समझ में आएगी कि किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है सर। अब मैं ये मान के चल रहा हूं अभी कि ठीक है, वो जो रेवेन्यू लॉस की जो थ्योरी है जिसको सरकार नकार रही है, हम ये मान के चल रहे हैं आप चारों से बातचीत करके कि वहां पर कुछ चिंताएं जरूर हैं। तो सर इसका समाधान क्या, सरकार कैसे निकालेगी? ये रेवेन्यू लॉस को किस तरह से कंपनसेट किया जाएगा? दीपक जी, अगर मैं इसके ऊपर आऊं तो मैं स्पेसिफिक एक पॉइंट बताना चाहूंगा। मेरे को नहीं लगता रेवेन्यू लॉस है। पहला, एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा, टैक्सेबल बेस बढ़ेगा, कंजम्पशन स्टोरी इंडिया की चलेगी। इन सब चीजों को अगर हम होलिस्टिकली देखेंगे तो उसके मद्देनजर रेवेन्यू लॉस जो कहा जा रहा है, जो इंपैक्ट है कलेक्शंस के ऊपर, वो इंपैक्ट कलेक्शंस के ऊपर नहीं रहेगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सब लोग मिस कर रहे हैं अभी तक, टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर रिटेल सेल प्राइस के ऊपर जीएसटी की बात हो रही है। इसके ऊपर पहले क्या होता था, जब टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर माल रिटेल चैनल में जाता था तो उसमें कुछ पोर्शन ऐसा होता था जिसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा था। अब जब रिटेल सेल प्राइस पे लगेगा जीएसटी, तो वो जीएसटी भी राजस्व में ज्यादा आएगा। और ये हमने देखा है, डीलर्स की मांग थी टोबैको प्रोडक्ट्स में कि इसको आप रिटेल सेल प्राइस पे कर दीजिए, जो कि किया है गवर्नमेंट ने इस पर।
ठीक है। ये सर गर्ग सर, फिर रास्ता क्या होगा सर? देखिए, ये प्रतीत होता है कि सरकार की जो बेसिक स्ट्रेटजी है अबाउट फिस्कल मैनेजमेंट, उसमें भारी परिवर्तन हो रहा है। पहला बड़ा कदम आपने बजट में देखा, जब इनकम टैक्स साइड में आपने 1 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से टैक्स एग्जेम्प्ट करके तकरीबन 1 लाख करोड़ का आपने बेनिफिट मिडिल क्लास को दिया। अब ये दूसरा आ रहा है बड़ा कदम, जिसमें आप जीएसटी को टोटल मिला के 2 लाख करोड़, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर हिसाब लगाएं तो तकरीबन 1 लाख करोड़ का फिर आपके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, आप रिड्यूस कर रहे हैं। ये फैक्ट है कि जुलाई के महीने में इनकम टैक्स की जो कलेक्शन है पिछले साल की जुलाई से तकरीबन 30% कम थी, टोटल जीटीआर 10.5% कम थी। तो टैक्स साइड में बड़ा क्लियर इम्पैक्ट आ रहा है कि जितनी हमारी बजट में हमने प्लान किया था उसके हिसाब से टैक्स कलेक्शन नहीं आएगा। आपका सवाल ये है कि हम क्या करें। तो देखिए, सरकार के पास 2 ऑप्शन रहते हैं, 3 ऑप्शन रहते हैं हमेशा। एक तो आप और कुछ टैक्स लगा के बढ़ा लें, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार की करंट थिंकिंग और स्ट्रेटजी से फिट बैठता है, तो टैक्स बढ़ाने का कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरा, आप एक्सपेंडिचर घटा दें। एक्सपेंडिचर घटाने के अपने कॉन्सिक्वेंस हैं, कैपेक्स को घटा दीजिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को घटाइए, वो आप कर नहीं सकते। वो तो लगभग फिक्स सही है, उसमें घटाने का कोई गुंजाइश नहीं है। तीसरा आपका ऑप्शन रहता है कि भाई आप कर्जा ले लीजिए। और ऐसा लगता है आज की स्थिति में कि सरकार संभवतः तैयार है कि कुछ डेट को और बढ़ाया जाए, फिस्कल डेफिसिट को और बढ़ाया जाए। ओके। मुझे लग रहा है मार्केट भी वो सेंस करता है, तो इसलिए पिछले आप 4-5 हफ्ते से अगर देखेंगे तो मार्केट में जो इंटरेस्ट यील्ड हैं वो बढ़ रही हैं। तकरीबन 30-40 बेसिस पॉइंट पिछले 5 हफ्ते में बढ़ गई हैं, और ये और बढ़ सकती हैं इसके बाद, जाने के बाद, विच विल हैव अनदर इफेक्ट कि भाई अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ लोन्स जो हैं वो बढ़ती हैं, तो चाहे हाउस होल्डर्स के लिए तो उनको यहाँ कुछ फ़ायदा मिला, तो क्या उस इंटरेस्ट रेट, बढ़ी हुई इंटरेस्ट रेट से उनका नुकसान हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास हार्ड ऑप्शन कि आप दूसरा टैक्स बढ़ा के या खर्चे कम करके करें। मुझे तो लगता है कि लोन्स या बोरोइंग सरकार की बढ़ने वाली। ओके, अलग सर, आपने कहा था कि जीएसटी एक स्टेप है, तो उसके बाद के बाकी स्टेप्स क्या होंगे सर? देखो, जो मैं कह रहा हूं ना, अपने 1 साल के अंदर, शॉर्ट टर्म इज 6 months to 1 year, जो कह रहे हैं ना, अभी हम तो कह रहे हैं एक्सपोर्ट बढ़ाइए और डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाइए। और डोमेस्टिक कंजम्पशन तो एक है, और एक्सपोर्ट्स तो नया मार्केट देखेंगे तो 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद नया मार्केट भी आ जाएगा। देखो, जापान जब शुरुआत किया था तो जापानीज पेड मच मोर फॉर प्रोडक्ट्स इन देयर ओन मार्केट देन दे पेड फॉर एक्सपोर्ट्स। वो ही तो एक्सपोर्ट बढ़ाया था उन्होंने। लेकिन जापान का तो हिसाब किताब नहीं है, बट हमें तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनना है। तो आप चाहे टैरिफ वॉर, ट्रम्प तो 4 साल के लिए है, 4 साल के बाद चला जाएगा होपफुली। नहीं, देखो, नवंबर में नया डील है तो यूरोपियन रशियन ऑयल के ऊपर 25% तो डेफिनेटली लगेगा टैरिफ। तो हमने जो प्लान किया था वो सिर्फ 25% पे प्लान किया था। 50% टैरिफ अगर आएगा तो ऑटोमेटिकली अपना जीडीपी ग्रोथ भी 0.5% से कम हो जाएगा। 7.8% वाज बिकॉज एक्सपोर्ट्स वेंट अप जो फर्स्ट क्वार्टर में। तो जो कह रहे हैं ना, एक्सपोर्ट इज द मेन थिंग एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन इज अनदर एरिया व्हिच गवर्नमेंट इज मूविंग टुवर्ड्स, कि भैया डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाओ और एक्सपोर्ट नया मार्केट देखो। एब्सोल्युटली, बट ये होगा कैसे जोशी सर? देखो, यूरोप में नया मार्केट एक्सपोर्ट्स का तो पूरा यूके, ईयू सब जगह है ना, नॉर्थ ईस्ट। तो आप बढ़ाइए एक्सपोर्ट 1 साल के अंदर, और डोमेस्टिक कंजम्पशन जो हमारा 1.1 बट सर मिलियन पॉपुलेशन जो है, बट अलग सर बढ़ाइए ना। अलग सर जिस पोस्चर के साथ सरकार आगे बढ़ रही है,
यूएस टैरिफ के जवाब में उसको आपको देखकर लगता है अभी कि सरकार अभी ये सोच भी रही होगी कि एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए अभी उस तरफ? वो तो सोच रहे हैं काफी रशियन, बिकॉज एक्सपोर्ट भी बढ़ाया जाए और नए मार्केट्स जो नए मार्केट्स, हाँ ऑफ कोर्स, नए मार्केट्स में नए मार्केट्स तो एक्सपोर्ट का 6 महीने तो 1 साल लग जाएगा, नो क्वेश्चन कि भाई इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन डोमेस्टिक कंजम्पशन तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ना। जीएसटी बजट ये जो कर रहे हैं तो डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाए, वॉल्यूम बढ़ाएंगे, प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी फॉर इंडस्ट्री। जोशी सर, कंजम्पशन की ही कहानी, गर्ग सर कुछ कह रहे हैं, क्विकली सर। अरे तो मुझे जाना है, कैन आई लीव? या यस सर, श्योर सर, अगर आप कुछ टिप्पणी करना चाहें आखिर में ये कंजम्पशन बढ़ाने वाली तो आप प्लीज कर दीजिए। नहीं, बस इसमें मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि कंजम्पशन बड़ी अच्छी तरह से अतुल जी ने बता दिया कि कई, और मैंने भी ये कहा था शुरू में कि कंजम्पशन इज नॉट सो इजी। दूसरा, अगर आप ये सोचें कि 1 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ का आपने टैक्स कंसेशन दे दिया तो उससे कंजम्पशन, हमारे यहाँ 2 लाख करोड़ का कंजम्पशन है, 200 लाख करोड़ का कंजम्पशन है। 1% टैक्स कंसेशन से बहुत ज्यादा कंजम्पशन स्टोरी बढ़ जाती है। कोई एक कार की जगह 2 कार नहीं खरीदने वाला है अगर कार के दाम में 10% कम हो जाएंगे। दूसरे लोग कुछ मोटिवेट होंगे कार खरीदने के लिए। सो ये इतना डाइसी है। और एक्सपोर्ट्स का जहाँ तक सवाल है, आप कभी भी ये जरा देखें क्या एक्सपोर्ट करेंगे आप, क्या चीज़। जनरली बात हम कर लें, लेकिन जब भी स्पेसिफिक्स पे जाते हैं तो आपको पता लगता है कि हर जगह पे there is some problem. So let us be optimistic, let us see, but मुझे अभी ये लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और सरकार के फाइनेंसेस में थोड़ी मुश्किल है। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। चर्चा को आगे बढ़ाते, जोशी सर आपके पास आ रहा हूँ। सो व्हाट इज द राइट वे टू बूस्ट कंजम्पशन सर? अब देयर आर 2 ways, या तो आप जबरदस्ती ओवर रिलायंस दिखाइए, लार्ज स्केल फिस्कल स्टिमुलेशन विदाउट किसी टारगेट के, आप एक्सेसिव कंज्यूमर डेट को आप, जो हम देख ही रहे हैं, आरबीआई चिंता जाहिर भी कर रहा था इस पे कि भाई आपने अनचेक्ड पर्सनल लोन्स दे दिए हैं, क्रेडिट कार्ड इतना बांट दिया है, तो बहुत सारे दूसरे रिस्क हैं। और दूसरा ये है कि कंजम्पशन को आप बढ़ाइए, आप कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आइए। जीएसटी के इस रिफॉर्म को कल सरकार ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का हिस्सा बताया है। तो आपकी नज़र में एक सस्टेनेबल कंजम्पशन बूस्ट की दिशा में क्या सरकार आगे बढ़ रही है, और राइट वे ऑफ डूइंग इट क्या होगा? देखिए, कंजम्पशन बूस्ट अगर सस्टेनेबल होता तो पिछले 15 साल में हम ग्रीन शूट्स की बातें नहीं करते, हम एक्चुअली पेड़ देख लेते। इन्वेस्टमेंट का पेड़ नहीं दिखा 15 साल से, सिर्फ ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के। तो सवाल ये है कि कंजम्पशन कब बढ़ेगा? तो मेरे ख्याल से जो हमें 2 या 3 चीजें करनी चाहिए। सबसे पहला, गवर्नमेंट का जो फोकस रहा है कैपेक्स के ऊपर, वो मेरे ख्याल से एक ब्रह्मास्त्र है। बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी रही है। गवर्नमेंट ने पहले जो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ से ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपेक्स नहीं होता था, आज की तारीख में 11 लाख करोड़ का बजट हमने बनाया है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन इसमें हम देखें कि 2 चीजें हो रही है। एक चीज ये हो रही है कि प्रोजेक्ट डिलेज बहुत है। तो सेम प्रोजेक्ट जो 100 रुपये में बनता था, आज 200, 300, 500 रुपये में बन रहा है। तो आपको वो बेनिफिट जो आपका बजट का एक्सपेंडिचर उसका नहीं मिल रहा। और दूसरी चीज, प्रोजेक्ट के डिलेज है, तो आपकी जो मोमेंटम होनी चाहिए वो कम हो जाती है। अगर हम ये दोनों चीज को अगर ध्यान रखें प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के ऊपर, तो इसकी जो रब ऑफ इफेक्ट है वो हमको बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखने मिलेगी। आप एक सीधा साधा एग्जाम्पल ले लेते हैं, या आप रेलवेज का देख लीजिए। गवर्नमेंट ने 2 साल पहले, मतलब आज से 4-5 साल पहले और पिछले 1 साल पहले तक, 4 साल तक रेलवेज के ऊपर जो उन्होंने फोकस किया, आप देख लीजिए कितना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है रेलवेज में। तो वो इफेक्ट को वो कैपिटलाइज कर पाए, उसकी पूरी रब ऑफ इफेक्ट रेलवे से जुड़े हर एक एमएसएमई को भी मिला, इंडिविजुअल्स को मिला, शेयर होल्डर्स को मिला, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं है। और एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो हमको थोड़ा डाइवर्सिफाई 2 चीजों में करना चाहिए। अफ्रीका की पॉपुलेशन 155 करोड़ है जी, लैटिन अमेरिका की पॉपुलेशन 70 करोड़ है। मतलब मान लीजिए 225 करोड़ लोग आपके लिए बैठे हैं, लेकिन आपकी वहां कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं है, आप एक्सपोर्ट में 0 सपोर्ट है। तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, कंजम्पशन के ऊपर ध्यान देना है। तो वहां का कंजम्पशन बढ़ाइए। आप नॉर्मल जो है, वेरी हाईटेक नहीं है, वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और हमारी जो अभी स्ट्रेंथ बन रही है
डिफेंस, और डिफेंस से भी ज्यादा स्पेस। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अमेरिका तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, $50 बिलियन इज नथिंग। तो बहुत आसानी से, लेकिन हमको स्ट्रक्चर्ड वे में रीच आउट करना है, स्ट्रेटेजिकली प्लेस करना है अपने आप को। और ये एक्सपोर्ट $50-60 बिलियन, मैं नहीं मानता कि इतनी इंपैक्ट होगी अमेरिका की, लेकिन इतना पोटेंशियल हमारे पास है। ये 2 कॉन्टिनेंट के ऊपर और डिफेंस और स्पेस के ऊपर हम फोकस करें, वी आर सॉर्टेड। ओके, ऑल राइट। अब मैं बातचीत के इस आखिरी चरण में आप तीनों के पास आ रहा हूँ और बहुत क्विक रिएक्शंस के लिए आ रहा हूँ कि ओवरऑल जीएसटी के इन रिफॉर्म्स के बाद, क्या इस चर्चा के बाद हम ये माने कि इससे इकॉनमी को एक बड़ा बूस्ट मिल रहा है, और वो अगर मिल रहा है तो फिर कितना उसमें टाइम लगेगा? शुरुआत में कर रहा हूँ अग्रवाल सर आपसे, तो कितना बूस्ट मिल रहा है सर, और कब तक ये रिफ्लेक्ट हो पाएगा इकॉनमी में? सर अनम्यूट हो जाए प्लीज। दीपक जी, हमने पहले भी देखा है कि कोई भी अगर बड़ी रिफॉर्म आती है तो एक बार हमें शॉर्ट टर्म में कुछ थोड़ा बहुत इंपैक्ट हो सकता है। जब जीएसटी आया था तब भी हमें डर लग रहा था कि ओवरऑल कंजम्पशन स्टोरी में इंपैक्ट पड़ेगा, बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, बट हमने देखा ओवरऑल इट हैज लेड टू अ रिफॉर्म इनटू द इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम। सिमिलरली मेरे को इस बार लगता है कि ये एक जीएसटी 2.0 2017 के बाद से बहुत बड़ी टैक्स रिफॉर्म आई है। इंपैक्ट धीरे धीरे आपको इसका पता चलेगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हो, बट मिड रन टू लॉन्ग रन इंपैक्ट पॉजिटिव रहेगा। ओके सर, अलग सर आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं तो कंजम्पशन तो बढ़ेगा बढ़ेगा, नो क्वेश्चन। और इमीडिएटली मतलब दिसंबर 3rd क्वार्टर जो हम कहते हैं ना, हाँ। तो सितंबर में आएगा तो नवंबर दिसंबर में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नो क्वेश्चन इन माय माइंड। तो जनवरी फरवरी मार्च, बट द मेन थिंग विल बी जो मेन थिंग अमेरिका का 50% जो टैरिफ टैक्स है ना, वो ही अब डोमेस्टिक कंजम्पशन तो बढ़ेगा, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में नया मार्केट नेक्स्ट ईयर बढ़ेगा। तो ऑटोमेटिकली 1 साल लग जाएगा, उसमें 2 महीने लग जाएगा इसमें। तो ये नहीं कि भाई मोदी जी एक चीज के ऊपर नहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। 1 फरवरी को बजट आएगा, तो बजट में अगर वो कुछ देंगे तो देंगे, तो जीएसटी का तो इंपैक्ट होगा ही होगा, नो क्वेश्चन। अमेरिका विल नीड, अमेरिका नीड्स इंडिया एंड चाइना, नो क्वेश्चन इन माय माइंड। कि भाई उनके पास तो, यूरोप के पास एजिंग पॉपुलेशन है, अमेरिका के पास एजिंग पॉपुलेशन है। व्हाटएवर दे डिस्कवर, व्हाटएवर प्रोडक्ट्स दे मेक, दे विल हैव टू कम हियर एंड सेल इट। ओके, अच्छा एक चीज मुझे अग्रवाल सर से पूछनी थी। अग्रवाल सर, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का भी कहा, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा और समय आप लोगों का लूंगा। एक्चुअली एक चीज ये भी कही जा रही है कि अगर कंजम्पशन बूस्ट होता है, जो आप बोल रहे हैं कि 100% होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट लॉन्ग रन में सर क्या डिमांड सर्ज आ गई, शॉर्ट टर्म सप्लाई चेन बॉटलनेक्स आ गए, इन्फ्लेशन रिबाउंड का रिस्क भी आ गया, तो इस मोर्चे पर हम सोच रहे हैं, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आया और अगर उस फ्लो में अगर वाकई में कंजम्पशन बढ़ने लगा तो फिर सप्लाई चेन के रिस्क भी हैं, इन्फ्लेशन का रिस्क भी है, तो वहां पर आपका क्या कहना है सर? देखिए दीपक जी, इंडिया में ना आदमी सेविंग्स करता बचपन से आया है। हाँ। कंजम्पशन नहीं करता है सीधे, कुछ अगर उसको बचत होती है तो उसमें से कुछ सेविंग्स में लेके जाता है, बाकी कंजम्पशन में लेके जाता है। वो सेविंग्स वापस से हमारी एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में बाय वे ऑफ लोन मैन्युफैक्चरर्स को और बिजनेसमैन तक पहुंचेंगी, जो फर्दर उस बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेंगे। उसके साथ साथ आप देखेंगे गवर्नमेंट ने ना करीब 14 पीएलआई की स्कीम लॉन्च की और 3 प्रोग्राम लॉन्च किए, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह के। तो इनका भी इंपैक्ट टाइमली दिखता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी नीति बनती है 2 से 3 साल में इसका इंपैक्ट दिखता है। तो पीएलआई लॉन्च किए हुए काफी टाइम हो गया, बहुत बार आता है चैनलों के मद्देनजर कि पीएलआई इंपैक्टफुल नहीं रही। अब इसका धीरे धीरे इंपैक्ट दिखेगा आपको। तो जैसे जैसे इंपैक्ट दिखेगा वैसे वैसे आपका जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स है उसका मिटिगेशन फैक्टर भी निकल के आएगा। एक नए मार्केट की जो बात की जा रही है उसके ऊपर मैं स्पेसिफिक मेंशन करूंगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब बहुत देशों में आजकल सफर कर रहे हैं। उन देशों में सफर करने का मेन रीजन ही है नए मार्केट क्रिएट करना। वहां पे जो नए मार्केट क्रिएट होंगे उनमें साल 1.5 साल के अंदर अंदर एक्सपोर्ट होने शुरू हो जाएंगे, तो वहां से भी आपका इंपैक्ट जो है कम होना शुरू हो जाए। जोशी सर, अभी करंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी एंड करंट प्रेशर्स, इन सबको कंसीडर करते हुए कुछ
एनकरेजिंग फैक्ट्स भी आए हैं हमारे पास। बीते दिनों हमने एक तो जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स बड़े शानदार आए हैं। हम फास्टेस्ट मेजर इकोनॉमीज में से अव्वल बने हुए हैं। इन्फ्लेशन कहा जा रहा है कि ठीक ठाक है, अभी कंट्रोल में है। कंज्यूमर सेंटिमेंट में थोड़े से चिंताएं हैं जो आपने बताया था, बट दूसरे जो हैं रूरल जॉब्स भी थोड़े से ऊपर हमारे पास आए हैं। हाँ, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों में एक्सपेंशन मोड में ही है सर, और फॉरेक्स रिजर्व भी ठीक ठाक ही बना हुआ है हमारा। अगर थोड़े से इधर चुनौतियों पे आ जाएं जीएसटी के बाद, तो जैसा बार बार हम कह रहे हैं कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल जिसका आपने जिक्र भी किया, अगर ढंग से रोल आउट नहीं हुआ तो इम्प्लीमेंटेशन डिलेज हो जाएंगे। अभी भी जो कंप्लायंस है उनमें सिंप्लीफिकेशंस वगैरह नहीं है, और कुछ और चैलेंजेस भी हैं। दोनों को जब हम कंपेयर कर रहे हैं, एक तरफ हमारे गुड नंबर्स, एनकरेजिंग नंबर्स, और दूसरी तरफ हमारे चैलेंजिंग नंबर्स, आप पलड़ा किसका भारी मान रहे हैं सर इस वक्त? चीज़ें हमारे पक्ष में है इस समय ज़्यादा या हमारे अगेंस्ट हैं ज़्यादा? नहीं, हमारी फेवर में है। बिल्कुल। हमको सिर्फ एक चीज देखनी है, वो है डॉलर, रूपी डॉलर। अगर हम डॉलर को डेप्रिशिएट नहीं होने देते, रूपी को डेप्रिशिएट होने नहीं देते डॉलर के सामने, वी विल विन द वॉर। बहुत बढ़िया तरीके से हम वॉर जीत जाएंगे, क्योंकि जो हमारा रूपी का डेप्रिसिएशन है वो इतना स्टीप हो गया है पिछले एक साल में कि उसकी वजह से हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट काफी बढ़ चुकी है। और यूसी हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, हमारे डायमंड्स है, डायमंड जेम्स ज्वेलरी, वो काफी सारा री एक्सपोर्ट भी होता है। तो वी हैव टू इंश्योर कि अगर हमारा डॉलर रूपी स्टेबल है, रूपी या तो स्टेबल रहे या थोड़ा अप्रिशिएट हो जाए, उसकी इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहेगी। लेकिन डोमेस्टिक जो जीएसटी का बूस्टर मिला है, वो मैं मानता हूं कि उसकी इमीडिएट इफेक्ट यही क्वार्टर में हमको देखने मिलेगी। खास करके ये जो उनका टाइमिंग है, मतलब हेड्स ऑफ, बहुत बढ़िया टाइमिंग है। दशहरा के दिन आदमी नए घर जाता है, नई गाड़ी, नई एसी, सब कुछ नया होता है, और सबके ऊपर अगर उसकी कॉस्ट कम हो जाती है तो कुछ ना कुछ तो वो एक्स्ट्रा ले ही लेगा। तो इसकी इफेक्ट इमीडिएटली दिखेगी, इसके लिए कोई वेट करने की मेरे ख्याल से जरूर नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये टेपर ऑफ हो जाए, मेरे ख्याल से ये सस्टेनेबल बेनिफिट नहीं है। कॉर्पोरेट्स अपने आप प्राइस बढ़ा देंगे खुद की प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, और यहाँ से बेनिफिट निकल जाएगा। लेकिन तब तक लोग यूज्ड टू हो जाएंगे। ज्यादा मेरे ख्याल से चिंता का विषय नहीं है। यूएस टैरिफ की तो बिल्कुल चिंता नहीं है। मैक्सिमम इम्पैक्ट 5 से 7 बिलियन डॉलर का होगा, अगर होगा तो बाकी कोई चिंता की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से वी आर वेरी वेरी स्ट्रांग एंड गेटिंग स्ट्रांगर। कोई चिंता का विषय नहीं है। चलिए, तो ऑन दैट नोट कि अभी ज़्यादा अवसर हमारे पक्ष में हैं बजाय कि ज़्यादा चैलेंजेस के, और ये जो कंजम्पशन का बूस्ट मिलेगा, ये इकोनॉमी पर जल्द से जल्द अपना असर दिखाए, पॉजिटिव असर दिखाए, देश की आर्थिक तरक्की हो, लोगों के हाथ में पैसा भी आए, और जो बाकी जो चैलेंजेस हैं उनसे हम सुरक्षित रहें, बीच बीच में कवच आते रहें। अलग सर ने बिल्कुल सही कहा, जीएसटी तो एक रिफॉर्म है। अभी फरवरी में बजट भी आ रहा है, तो शायद वहाँ पर भी कुछ बातें हों, बट बहरहाल आगे बढ़ते रहें हम अनवरत, यही हमारी उम्मीद है। और इसी के साथ आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। अतुल जोशी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सौरभ अग्रवाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुनील अलग सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।